आदरणीय मंच पर उपस्थित देश के होनहार लोग एवं उपस्थित साथियों, आप वो जागृत आत्माएं हैं जो एक एक आत्मा एक एक लाख लोगों को जगा सकती है। जो अपना घर छोड़कर ऐसे बारिश के माहौल में यहाँ उपस्थित है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं प्रारंभ करता हूँ ईवीएम से कि ईवीएम क्या है। ईवीएम किसी सत्ता को हड़पने का एक तरीका है। 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हट गई ईवीएम के कारण और 2009 में भी बीजेपी नहीं आई, तो ईवीएम के विरुद्ध कम से कम 5 करोड़ पुस्तकें आरएसएस ने सनातन राष्ट्रीय संस्कृति मंच के माध्यम से पूरे भारत में बांटी। 5 करोड़ पुस्तकें, 200-400 मेरे पास है। उस ईवीएम के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबसे पहले बीजेपी गई, कहा कि 150 सीट ईवीएम की बदौलत कांग्रेस ने जीती है 2009 में। अब थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल भी इसका एनालिसिस देता हूँ कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा वो राज्य है जिसके गलियारे से अब दिल्ली की सरकार चलती है। उत्तर प्रदेश में 2007 में यूपी असेंबली का चुनाव हुआ। कोई नहीं कहता था कि बसपा का संपूर्ण बहुमत आएगा, कोई ना था। संपूर्ण बहुमत आया, सरकार चली। 2012 में दोबारा इलेक्शन हुआ तो अखिलेश यादव ने सीधी बात इंटरव्यू पर स्पष्ट कहा कि हमारी 225 सीट आएगी और 226 उसकी सीट आएगी। 2013 के बाद 2014 का इलेक्शन हुआ। 14 में अरविंद केजरीवाल 14 या 50-60 दिन के मुख्यमंत्री बने। उसके बीच में एक इलेक्शन हुआ लोकसभा का 2014। हमारे मोदी जी ने सहारनपुर की रैली में कहा 300 मोड़। कोई 300 मोड़ का आंकड़ा नहीं आना था। आरएसएस के लोग जो ममता थी तमिलनाडु की, उसकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन 326 आई, सरकार बन गई। जनवरी 2015 में दिल्ली का इलेक्शन आया। केजरीवाल ने टीवी इंटरव्यू पर स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। रिजल्ट आने से पहले खाता नहीं खुलता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लखीमपुर खीरी की जनसभा में मोदी जी कहते हैं आएंगे तो योगी जी। ये एडवांस में जो सब कुछ पता है, तो इन ईवीएम को एक कोई ना कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी चलाती है। और इसके प्रमाण में मैं बताना चाहूँगा कि भारत की 2 सबसे बड़ी पार्टी है और दोनों के मुखिया अभी अमेरिका गए हैं जून में, और वहाँ से पता नहीं किसको लाइसेंस मिला है कि अब की बार तेरी सरकार। मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में रिट तैयार करी है कि ईवीएम में सब में जो है वो तो है ही। आरटीआई में मैंने मांगी थी कि मुझे एक ईवीएम दे दो। जब एक व्यापारी की दुकान की तराजू तोल कर जाँच करने का अधिकार सबको है, तो हमें ईवीएम का परीक्षण करने का अधिकार भी है। उन्होंने लिखित में मना करा कि हम ईवीएम नहीं देंगे, और 10 लाख ईवीएम सरप्लस है उनके पास। कितनी ईवीएम खरीदी, कितने रुपए की खरीदी, सब है। ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी माना है, और फर्जी मानने के बाद वीवीपैट को उसके साथ इंस्टॉल किया है, लगाया गया। वीवीपैट लगने के बाद 14 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए, किसी भी एक भी विधानसभा की सारी वीवीपैट का मिलान आज तक नहीं कराया गया। 2, 4, 5 का किसी का करा दिया और किसी का नहीं कराया। ईवीएम के अंदर है क्या चीज़? हमारे मोबाइल में नखून जितना एक सिम है जो पूरी दुनिया से हमें कनेक्ट कराता है और पूरी दुनिया के आंकड़े देता है। उसमें एक सिम है जो अंदर इंस्टॉल है, उनका नंबर उन लोगों के पास है जो लोग इंटरनेशनल लोग हैं। इसका एक मशीन का नंबर है, जैसे हमारे मोबाइल का एक सिम नंबर होता है, एक एमआई नंबर होता है, ऐसे इसके 2 नंबर है, एक गोपनीय है, एक लिखित में चलता है। जैसा इलेक्शन हो जाता है तो वो इलेक्शन होने के बाद उनके पास डाटे पहुंच जाते हैं कि किस ईवीएम पर कितने वोट पड़े। 800 के बूथ था, 600 वोट पड़ी, तो वो 600 को एनालिसिस करने के लिए एक टेबल पहले तैयार कर देती है। जब 5 वोटिंग मशीन गिन ली जाती हैं, कोई भी 5, उसके बाद एक कंप्यूटर को क्लिक दी जाती है। जो बची कुची वोटिंग मशीनें हैं सब में ऐसे में चला जाता है, और जैसी बैटरी उसके अंदर लगती है
SMS से एंटर होकर डाटा बदल जाता है। और EVM रूट है। अब EVM की सपोर्ट में कौन कौन लोग हैं मैं ये भी बता देता हूँ। जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आप लोग बात करते हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को चलाने वाले लोग उस EVM का रास्ता भी वही तय करते हैं। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज भी इन्वॉल्व हैं। और अगर जो ये कहता हो कि भारत के अंदर न्यायपालिका है, तो मैं एक पत्थर पर लिख के दे सकता हूँ, भारत में न्यायपालिका नहीं है। भारत में कानून पालिका है, कानून अंग्रेजों के हैं, इसलिए ये न्याय कर ही नहीं सकते। 2006 में मैं एक रिट कर रहा था हाई कोर्ट इलाहाबाद में। मैं कहा जी ये जो न्यायमूर्ति, न्यायाधीश और न्यायालय लिखते हैं, ये इनका लिखाना मैं बंद करूँगा, ये गलत है। सीनियर वकील है, इलाहाबाद का नंबर 1 वकील है MD सिंह शेखर, वो कह रहा है अनिल क्या बात कर रहे हो। मैं कहा जी मैं जो कह रहा हूँ मैं सही जा रहा हूँ। इनका संबंध है कानून से, ये कानूनाधीश लिखे, कानूनालय लिखे है, कानून मूर्ति लिखे है, लेकिन न्याय से इस देश के किसी भी जज का कोई संबंध किसी अदालत का नहीं है। व्याख्या तो मैं कानून की भी कर दूंगा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ और चीफ जस्टिस को रिवर्स गियर लगवाया है। भारत के चीफ जस्टिस को रिवर्स गियर कहाँ लगवाया है, पहले मैं ये बता दूं कि भारत में जितने कानून हैं ये सब एडवर्स टू सोसाइटी है। आप किसी व्यापारी से बात कर लो, वो कानून से दुखी। हमारे भारत के किसान 13 महीने धक्के खा के चले गए, 3 कानून के लिए चढ़ूनी जी जिंदाबाद है। ठीक, मजदूरों से देख लो, आज तक पूरी दुनिया में कहीं भी श्रम मूल्य का सिद्धांत नहीं है। एक व्यक्ति को मिनिमम वेतन मिलेगा, लेकिन मिनिमम सोशियोलॉजी के सिद्धांत पर कितना हो ये कहीं डिफाइन नहीं है। वास्तव में इसकी डेफिनेशन में जो आना चाहिए कि एक व्यक्ति कहीं भी मजदूरी करे, वो भारत में करे, अमेरिका में करे, ब्रिटेन में करे, कहीं भी करे, उसे अपने एक दिन के वेतन के बदले कम से कम उतना पैसा ज़रूर मिलना चाहिए जिससे 6 लोगों के परिवार का वो पालन कर सके। 2 माँ बाप, 2 अपने आप और 2 एवरेज संतान। पूरी दुनिया में नहीं है। दिल्ली में 18,000 रुपये सैलरी मिलती है, 18,000 में 2 बच्चों के साथ आदमी चाय का पानी नहीं पी सकता। पूरी दुनिया में वेतन वस्तु मूल्य का सिद्धांत नहीं है। 23 पैसे की तैयार चीज़ 69 रुपये की अमेरिका में बिकी, टेली प्रिंटर का रिफिल कार्टेज। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक ले गए कुछ, जैसे हमारे अंबर कोरी जी जैसे लोग हैं, जैसे हमारे डॉक्टर तरुण कोठारी जी जैसे जागरूक लोग पूरी दुनिया में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदमी, ये तो इसका पेटेंट है। मैं थोड़ा जुडिशरी के लिए बता दूं कि पूरी दुनिया की जुडिशरी हाईजैक्ड है, ये दिखाने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए है, वरना एक भी कानून ये समाज के लिए नहीं बनाती। और जो बनाती हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता हूँ कि जिसने 10 साल और 15 साल के वाहन बंद करे, वो डॉक्यूमेंट के आधार पर मुझसे बहस कर ले किस सिद्धांत पर बंद कर दी है। एक कार 10 किलोमीटर चलती है पर डे, एक अफसर की कार, एक जज की कार मुश्किल से 10 किलोमीटर डेली चलती है, एक टैक्सी 400 किलोमीटर डेली चलती है। दोनों को एक स्केल में कैसे तोल लोगे आप? एक स्कूल की बस 20 किलोमीटर रोज चलती है, एक यूपी रोडवेज की बस 800 किलोमीटर चलती है, दोनों को इक्वल कैसे कर दोगे? कानून ही सबसे बड़ा षड्यंत्र है। एक रोज मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जगजीत सिंह खेर को फ़ोन लगाया। हेलो, मगर जी मैं अनिल सुभाष हूँ, मेरठ में रहता हूँ, और हम चाहते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसी कमेटी का गठन हो जो भारत के कानूनों की सामाजिक समीक्षा कर सके कि क्या कानून समाज के हित में है। उन्होंने कहा कि भाई कानून तो सभी समाज के हित में है। मगर जी ये आपका कहना है, आपको कानून ने कभी डराया तो था नहीं, आप तो कानून के सर पर बैठे थे, जिधर को चाहते थे कानून उधर को चलता था। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2 कानून जिन्होंने पूरी दुनिया बर्बाद की, आप लोग भी सुनिए। वो सुनते ही पहले तो सदमा लगा उनको, कह रहे ऐसे भी 2 कानून हैं जिन्होंने पूरी दुनिया बर्बाद की। मगर मैं बताता हूँ, एक है चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, जो ये कहता है कि आप अपने बच्चे को नहीं डांटेंगे, मारना तो बहुत दूर की बात है, नहीं डांटेंगे। ये यूरोप और अमेरिका में 100% लागू है। अगर 3 साल का बच्चा पुलिस को फ़ोन कर देगा तो माँ बाप को अरेस्ट कर ले जाएंगे। अभी भारत में ये पूरी तरह से एप्लीकेट नहीं है। एक है मैरिज एक्ट, जो 18 और 21 साल से पहले अपने बच्चे की शादी करने को रोक देता है, हमारे अधिकार वंचित कर देता है।
12 साल से लेकर 16 साल तक दोनों बच्चे युगल अवस्था से किशोर और युवा अवस्था में आ जाते हैं। अब यदि माँ बाप इनको केयर ना करें, इनको बिना रोकें, तो फिर बच्चे वो कच्चे फूल की तरह, कच्ची केली की तरह टूट जाएंगे। और यही हुआ पूरी दुनिया के अंदर कि 10 साल और 9 साल और 11 साल की बच्चियां माँ बन गई, शादी नहीं कर पाई। मैं एक प्रश्न रखता हूँ देश के नहीं, पूरी दुनिया के समाजशास्त्रियों से, पूरी दुनिया के न्यायाधीशों से, कि यदि किसी एक पिता की संतान 13 साल की उम्र में लड़की गलत रास्ता पकड़ लेती है, तो मुझे समाधान बताओ कि वो बाप क्या करे जिसकी 13 साल की लड़की गलत रास्ते पे चली गई। कैद रख नहीं सकता, शादी कर नहीं सकता, डांट सकता नहीं, तो करे तो क्या करे। जब तक कानूनों का परीक्षण ना हो, होता क्या है कि कानून को लीप पोत कर, जैसे गोबर को बहुत अच्छे से लपेट करके ऊपर उस पर खोया लगा दो, काजू किशमिश लगा दो, बस इस तरीके से पूरी दुनिया में चल रहा है। मैं थोड़ा सा मीडिया के बारे में बताना चाहूँगा। सन 90 में पत्रकार बनने गया, मेरा इंटरव्यू लिया, जी आप क्या करते हो? मगर जी मेरी गवर्नमेंट की जॉब है, और जो यूपी में रिकवरी करते हैं सब डिपार्टमेंट की, चाहे किसी विभाग की, लास्ट में आती है तहसील में, मैं वो रिकवरी करता हूँ, कलेक्टर की पावर को एक्सरसाइज करता हूँ। उसको सदमा लगा, उन्होंने कहा बेटा तुम ये काम छोड़ करके पत्रकार बनोगे तो मैं सही सलाह दूंगा कि पत्रकार ज़िंदगी में मत बनना। उन्होंने कहा कि तुम तो जान पर खेल कर एक खबर लेके आओगे, तुम्हारा संपादक, चूँकि टीवी तो उस ज़माने में था नहीं, यूट्यूब तो था नहीं, उसी खबर को लेकर के सीधा उसी के पास दोबारा जाएगा कि अगर ये खबर आई है बता कितने पैसे दे रहे हैं, और उस खबर को बेच करके अगले दिन का कागज़ लाएगा, तक अखबार चलेगा। पूरी दुनिया का मीडिया में चैलेंज कहता हूँ, सच पढ़ा नहीं सकता, ये केवल झूठ पढ़ाने के लिए, धोखा देने के लिए पैदा हुआ है। भारत की और पूरी दुनिया की न्यायपालिका, मैं 2-4 देशों को तो छोड़ देता हूँ, चाइना हुआ, रशिया हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी से आगे निकल के गए हैं, उनको छोड़ने का, जितनी डेमोक्रेटिक कंट्री है सारा तो डेमोक्रेटिक सेटअप फ्रॉड है। जिस पार्टी को पूंजीपति लोग पैसे देते हैं उसकी सत्ता बनती है। अमेरिका के अंदर कहते हैं लोग 2 पार्टी सिस्टम है, नहीं, मल्टी पार्टी सिस्टम है। ग्रीन पार्टी वहाँ की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सत्ता में आज तक नहीं आई, 10 लोग उसके मेंबर हैं। क्यों नहीं आती? कि जिसको पैसा वो देते हैं, जिसको वो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, वो पार्टी सत्ता में आती है। पूरी दुनिया के लोग दुखी हैं, एक मूवमेंट पूरी दुनिया को चाहिए। मैं अभी एक और उदाहरण आपको प्रस्तुत करूँगा। फ्रांस के एक पत्रकार थे, फ्रांसवा गोतिया हैं अब भी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, भारत में आत्महीनता की भावना। उनका क्या कहना है कि पूरी दुनिया को एक अच्छी मानव के कल्याण की शासन व्यवस्था चाहिए। मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। उस मानव व्यवस्था की अपेक्षा पूरी दुनिया भारत से करती है, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान का देश भारत है। मुझे अफसोस है कि भारत के लोग यूरोप और अमेरिका को कॉपी करते हैं। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, लेकिन समाधान करने से पहले लोग बाग कुएं में पड़ जाते हैं इस राजनीति की कुएं में, जिसके पानी की गहराई का पता नहीं होता, और डूब जाते हैं। राजीव दीक्षित जी मेरे मित्र रहे हैं, 3-4 बार हमारे घर पर आए हैं। हाँ, मैंने उनसे कहा, मैं कहा देखो राजनीति के बिना देश बदलेगा नहीं, और राजनीति बहुत गहरी चीज़ है। राजीव दीक्षित नहीं बिके, लेकिन राजीव दीक्षित के मंच के मालिक को उन्होंने खरीद लिया और राजीव दीक्षित जी समाप्त हो गए। बहुत जहरीले लोग वो हैं, उनको केवल यदि आप कॉमन वे में हरा सकते हो तो भूल जाना। उनके जितने जहाँ उनके स्टंप गड़े हैं, उनके साथ साथ 3 गुना स्टंप आपको गाड़ने पड़ेंगे। दुनिया में जंग जीतने के लिए एक बहुत सटीक फार्मूला है, उससे 3 गुनी ताकत आपको अपनी पैदा करनी पड़ती है। एक ताकत उसको रिप्लेस करने के लिए, एक ताकत उसको फेस करने के लिए, और एक ताकत उससे आगे काम करने के लिए। अगर आप पे किसी भी मिशन में 3 गुनी ताकत होगी तो आप सफल होंगे। इसीलिए मेरा ये कहना है कि सब लोगों को जुटना चाहिए। मैं एक एक्शन प्लान दूंगा पॉलिटिकल। हम क्यों मांगे उनसे जो खुद भिखारी हैं? कौन से नेता में योग्यता है? चैलेंज करता हूं, देश का कोई नेता आता हो तो इकोनॉमिक्स में बात करके देख लो। आरएसएस कहती है मेरा बहुत बड़ा थिंक टैंक है, उसको आज तक नहीं पता चला तेरा डॉलर गिरता क्यों है, तेरा रुपया गिरता क्यों है। इतना सा सूत्र है, जिस देश से जितना पैसा बाहर जाएगा उसकी देश की करेंसी उतनी डाउन चली जाएगी। इतना सा सूत्र। मैंने 2013 में 4 लाइन लिखी अपनी फेसबुक पे
कि अमेरिका ने जिस एटम बम के आधार पर पूरी दुनिया को लूटा, उस अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को पता नहीं चला कि अमेरिका कंगाल क्यों हुआ। वहाँ से मुझे निमंत्रण आया कि आप कैलिफोर्निया में आओ, 5 दिन का रहने खाने का फ्री व्यवस्था है, आने जाने का एग्जीक्यूटिव क्लास का आपको टिकट मिलेगा। इतना बताओ कि अमेरिका आर्थिक संकट से कैसे बाहर निकले। मैंने उन्हें नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत छोटा सा सूत्र है, जीवन में यदि कर्जा बढ़ जाए तो खर्चा घटा लो। इसके अलावा दुनिया में कोई अर्थशास्त्र का सूत्र ही नहीं है। लेकिन उनको नहीं पता, और 3 नोबेल प्राइज उनको मिले। 84 नोबेल प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, हाँ, इकोनॉमिक्स में मिला, और 64 अमेरिका के पास है। उनके अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र का ए नहीं आता। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। एक मीटिंग कुरुक्षेत्र में होगी, आप लोगों को सबको निमंत्रण दिया जाएगा, और उसमें समस्याओं के समाधान की कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी, और इन सब लोगों को राजनीति से बाहर करके जेल में डंडे खिलाए जाएंगे, तब काम चलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीर बात। मैं चाहता हूँ कि ये लोग आप लोग गांठ बांध लें। ये जो धोखाधड़ी की सत्ता चल रही है, ये कितनी मक्कार है, आप सब जान चुके हैं। बस आप लोगों के अंदर चेतना जागृत करना रह गया है। अब हमें बहुत बड़े पैमाने पे सड़कों पे आना पड़ेगा, और बहुत जल्दी इसका प्रोग्राम बन चुका है। 30 नवंबर को एक राजीव दीक्षित जी का पुण्यतिथि है। उस दिन अब पूरे भारत के हम सब एक ही मंच पे आने वाले हैं। तरुण कोठारी जी इसके विषय में बाद में बताएंगे। और अब आ जाते पत्रकारिता पे। मैंने 2015 में एक